हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नया टॉपिक लेकर के आएंगे क्लास 12th के लिए। चैप्टर नंबर 4 है, उसका नाम लॉस्ट स्प्रिंग। इस चैप्टर के अंदर जो ऑथर है अनीस जंग, उन्होंने दो कैरेक्टर्स लिए हैं और दोनों के कैरेक्टर्स के बारे में अलग अलग रूप से बताया है। तो पहला कैरेक्टर जो है उसके अंदर उसका नाम है साहिब और उसका पूरा नाम है साहिब आलम, एक लड़का है। और दूसरा कैरेक्टर है, उसकी अलग स्टोरी है, उसका नाम है मुकेश। तो इस चैप्टर को हम दो पार्ट के अंदर करेंगे। तो आज हमारा ये पहला पार्ट है जिसके अंदर हम कोशिश करेंगे कि जो साहिब वाला जो पोर्शन है, साहिब आलम जो एक कैरेक्टर है, उसको हम इसके अंदर पूरा कवर करेंगे। तो आप उसको ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। और ये फर्स्ट पार्ट की जो मीनिंग्स है वो मैंने इस बोर्ड के ऊपर लिख दिया है मैंने, और आप इसे नोट डाउन कर लें और अच्छे से याद करें। लेट्स स्टार्ट। चैप्टर नंबर 4, लॉस्ट स्प्रिंग। समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज। गार्बेज होता है कूड़ा या कचरा। अच्छा, ये जो टाइटल है लॉस्ट स्प्रिंग, इसको हम बाद में समझेंगे कि ऑथर ने इसका नाम, टाइटल का नाम लॉस्ट स्प्रिंग क्यों रखा है। ये हमें पढ़ने के बाद में ही समझ में आएगा। वैसे लॉस्ट का मतलब होता है खोया हुआ, एंड स्प्रिंग इज द सीजन। जैसे बसंत ऋतु, बसंत को हम कहते हैं स्प्रिंग, खोया हुआ बसंत। यहाँ पर उनके बचपन, उन दोनों बच्चों के बचपन के बारे में बताया गया है, या उनका जो चाइल्डहुड है उनके बारे में बताया गया है कि किस तरीके से ये जो बच्चे हैं अपना जीवन यापन करते हैं, अपनी लाइफ स्टाइल को जीते हैं। ये एक बहुत ही पुअर बच्चे हैं, उसके बारे में उन्होंने ऑथर ने लिखा है। समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज। यह एक स्टेटमेंट है, इसको ध्यान रखना। इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है, समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज। ये स्टेटमेंट है, और ये कौन कहता है, किसके स्टेटमेंट है और इसका मीनिंग क्या है, ये बाद में हम इसको डिस्कस भी करेंगे। यस, समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज। कभी कभी मुझे 1 रुपया मिल जाता है गार्बेज के अंदर, यानी कूड़ा कचरे के अंदर मुझे 1 रुपया मिल जाता है। वाई डू यू डू दिस, आई आस्क साहिब। तुम ऐसा क्यों करते हो। आई यहाँ पर है ऑथर का उससे एनकाउंटर होता है, आमना सामना होता है, तब वो उससे सवाल पूछती है साहिब से कि वाई डू यू डू दिस, आप या तुम ये काम क्यों करते हो। आई आस्क साहिब, मैं ये सवाल साहिब से पूछती हूँ। हुम आई एनकाउंटर, जिससे मेरा सामना होता है। एवरी मॉर्निंग, हर सुबह। स्क्राउंजिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डम्प्स ऑफ माई नेबरहुड। नेबरहुड यानी पड़ोस, नेबर यानी पड़ोसी, नेबरहुड यानी पड़ोस। तो वो कहती है, ऑथर कहती है कि मैं उससे पूछती हूँ कि तुम ये काम क्यों करते हो। साहिब जो है वो कचरा बीनने का काम करता है, कचरे में से कुछ चीज़ ढूंढने का काम करता है। तो वो उससे पूछती है कि तुम ये काम ऐसा क्यों करते हो, और वो भी कब, व्हेन आई एनकाउंटर एवरी मॉर्निंग, जब मैं प्रत्येक सुबह उससे मेरा सामना होता है। और वो भी कैसे, स्क्राउंजिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डम्प्स। डंप यानी ढेर, कचरों का जो ढेर होता है, वहाँ पर जो साहिब है वो ढूंढने की कुछ ना कुछ कोशिश करता है। और ढूंढते हुए जब वो किसी चीज़ को ढूंढता है, तब ऑथर उससे पूछती है कि तुम ये काम क्यों करते हो। स्काउंटिंग फॉर गोल्ड। अच्छा, ये गोल्ड का मतलब सोना होता है, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब सोना नहीं है। गोल्ड यहाँ पर है कोई कीमती चीज़, क्योंकि साहिब एक बहुत ही पुअर बच्चा है। और ऐसे बच्चे क्या करते हैं, अपने लाइफ को जीने के लिए या अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, ऐसे बच्चे, गरीब बच्चे कचरों के अंदर कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ ढूंढते हैं, जिससे उनको डेली ब्रेड मिल सके, बेच करके या कैसे भी करके। तो साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग अगो। साहिब अपना जो घर है वो कई समय पहले छोड़ चुका था, जो कि कहाँ पर था, सेट अमिड्स्ट द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका। सेट यानी कि स्थापित था कहाँ पर, अमिड्स, अमिड्स यानी के बीच में, किसके बीच में, अमिड्स द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका। ढाका बांग्लादेश की कैपिटल है। तो बांग्लादेश की जो राजधानी ढाका है, वहाँ के हरे भरे खेतों में उसका जो घर था वो स्थित था। हिज होम इज नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी। और उसका घर उसके लिए अब एक दूर की भी याद नहीं रह गया था, क्योंकि उसे याद ही नहीं था कि उसका जो घर है वो कहाँ पर है, क्योंकि अब वो इंडिया में रहता है, और जब आया होगा तब बहुत छोटा होगा। There were many storms that swept away their fields and homes.
और वहाँ पर कई ऐसे तूफान थे जिन्होंने बहा दिए थे उनके फील्ड्स, खेतों को, एंड होम्स, और उनके घरों को। यानी कि वहाँ पर जिस जगह वो रहते थे तो वहाँ पर बहुत सारे तूफान भी आते थे, तो उनके जो हरे भरे खेत थे और उनके जो घर थे वो तूफान में बहा दिए गए थे। His mother tells him, ऐसा उसकी माँ, साहिब की माँ उसे बताती है। That's why they left, इसी कारण, that's why यानी इसीलिए या इसी कारण से they left, वे वहाँ से छोड़कर आ गए। Looking for gold, कुछ उपयोगी या कीमती चीज की तलाश करने के लिए। इन द बिग सिटी, एक बड़े शहर में। वेयर ही नाउ लिव्स, जहाँ पर अब वो रहता है, यानी कि अब वो इंडिया में रहता है, किसी दिल्ली के आसपास की जगह आगे बताएगा, तो वहाँ पर अब ये उसका परिवार पूरा रहता है। तो ऑथर का उससे एनकाउंटर हो रहा है, आमना सामना हो रहा है। ऑथर उससे कुछ ना कुछ सवाल पूछती रहती है। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, ही मटर्स, लुकिंग अवे। लुकिंग अवे, दूर कहीं और देखते हुए, किसी और जगह देखते हुए, ही मटर्स, वो बढ़ाता है। क्या बोलता है? आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मेरे पास करने के लिए कुछ काम नहीं है, और कोई काम नहीं है। तब ऑथर कहती है उसे, गो टू स्कूल, तो तुम स्कूल चले जाओ। आई से ग्लिबली, मैं ये बात उससे एकदम फास्ट, धारा प्रवाह, एकदम तेजी से, बिना सोचे ये बात बोल देती हूँ। और वो भी कैसे? रियलाइजिंग इमीडिएटली, और शीघ्र ही इस बात को महसूस करते हुए कि हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड, कि मेरी जो एडवाइस है, कौन सी एडवाइस? मैं उसको कह रही हूँ कि तुम तो स्कूल चले जाओ फिर। तो ये जो मेरी एडवाइस है कितनी हॉलो है, कितनी खोखली है, इस बात को भी मैं महसूस कर रही हूँ कि भी मैंने जो इसे एडवाइस दी है, स्कूल जाने के लिए कहा है, वो कितनी खोखली है, क्योंकि ही इज़ अ वेरी पुअर गाय, बहुत ही पुअर लड़का है वो। तो वो स्कूल में जाएगा तो पैसे कहाँ से लाएगा? तो तुरंत वो ये भी महसूस करती है कि मेरी ये जो एडवाइस है कितनी खोखली है। देयर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड, तो साहिब कहता है कि मेरे पड़ोस में कोई भी स्कूल नहीं है। When they build one, जब वे लोग बना देंगे, I will go, तब मैं चला जाऊंगा। तब ऑथर कहती है उससे, If I start a school, will you come? यदि मैं विद्यालय शुरू कर दूं तो क्या तुम आओगे? I ask, मैं ये पूछती हूँ, और वो भी कैसे? हाफ जोकिंग, थोड़ा सा मजाक करते हुए उससे पूछती हूँ। तब वो कहता है, Yes, he says, smiling broadly, एकदम खुल करके मुस्कुराते हुए वो कहता है, Yes, हाँ, यानी कि मैं आऊँगा। A few days later, कुछ दिनों बाद में, आई सी हिम, मैं उसे देखती हूँ, रनिंग अप टू मी, मेरी तरफ दौड़ते हुए उसको देखती हूँ। और वो पूछता है मुझसे, सब क्वेश्चन करता है, इज योर स्कूल रेडी, क्या आपका विद्यालय तैयार है? तब मैं कहती हूँ, ऑथर कह रही है, इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल, एक विद्यालय को बनाने में काफी समय लगता है। इट टेक्स लॉन्गर, लॉन्गर यहाँ पर समय की बात हो रही है। इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल, एक स्कूल के निर्माण में या एक स्कूल को बनाने के लिए काफी समय लगता है। आई से, मैं ये कहती हूँ, एम्बरेस्ड, एम्बरेस्ड यानी व्याकुल होते हुए, एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस, एक ऐसा वायदा करके और व्याकुल होते हुए, दैट वाज नॉट मेंट, जिसका कोई मेंट यानी तात्पर्य या अर्थ ही नहीं है, एक ऐसा वायदा जो वाकई में उसका कोई अर्थ ही नहीं है, और ऐसा वायदा करके, ऐसा प्रॉमिस करके मैं एम्ब्रेस हो जाती हूँ, व्याकुल हो जाती हूँ। बट लेकिन, अब ऑथर के लिए, प्रोमिसेस लाइक माइन, कि मेरी तरह इस प्रकार के वायदे करने वाले जो प्रोमिसेस है, ऐसे जो वायदे हैं, अबाउंड इन मीन्स भरे हुए हैं, प्रचुर मात्रा में है, एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड, ब्लीक यानी निराशापूर्ण, कि उनके जो निराशापूर्ण जो जीवन है, संसार है, उसके प्रत्येक कोने में इस प्रकार के वायदे भरे पड़े हैं। ये कोई ऐसा नहीं है कि मैंने एक ये बहुत ही अच्छा वायदा कर लिया, ऐसे वायदे कई लोग इनके साथ करते हैं लेकिन पूरे नहीं होते हैं। तो ऐसे वायदे इनके निराशापूर्ण जीवन के अंदर भरे पड़े हैं। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, उसको जानने के कुछ महीने बाद में, आई आस्क हिम हिज नेम, मैं उसको उसका नाम पूछती हूँ, और वो नाम क्या है उसका? साहिब आलम, ही अनाउंसेस, और वो जोर से कहता है, उसका नाम कहता है कि उसका नाम साहिब आलम है। ही डज नॉट नो वॉट इट मीन्स, वह नहीं जानता है कि इस नाम का अर्थ क्या है। इफ ही न्यू इट्स मीनिंग, यदि वो इसका अर्थ जान लेता, ये कंडीशनल सेंटेंस है, इफ ही न्यू इट्स मीनिंग, यदि वो उसका अर्थ, नाम का अर्थ जान लेता, जो कि क्या होता है, डैश करके बताया गया है, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, यानी कि लॉर्ड यानी भगवान, इस ब्रह्मांड का, यूनिवर्स का, संसार का देवता,
ये इसका अर्थ होता है, मीनिंग होता है उसके नाम का। यदि वो इसको जान लेता तो क्या होता, ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट, तो उसे बहुत ही मुश्किल से विश्वास होता कि उसका नाम ये है। अनअवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट्स, इस बात से अनअवेयर यानी अनभिज्ञ, अनजान, इस बात से अनजान होते हुए, अनभिज्ञ होते हुए कि उसका नाम क्या बयां करता है, क्या रिप्रेजेंट करता है। ही रोम्स, वह भटकता है, द स्ट्रीट्स, गलियों के अंदर, विद हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ। एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज, एक सेना जो कि नंगे पैर लड़कों की एक सेना है, उनके साथ वो घूमता है। हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स, जो कि एक सुबह सुबह जो पक्षी होते हैं उन्हीं की भांति वो अपीयर होता है, प्रकट होता है उनकी सेना के साथ। एंड डिसअपीयर एट नून, और दोपहर के समय गायब हो जाते हैं। ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, और कई महीनों के बाद में मैं अब उनमें से प्रत्येक को पहचानने लग गई थी। ऑथर कह रही है कि उनसे बातचीत करने के बाद, कई महीनों बाद, उसके सब जो भी फ्रेंड्स है, किसके साथ वो घूमता है, उनसे आपस में बातचीत करने के बाद मैं कई महीनों के बाद में उनमें से प्रत्येक को पहचानने लग गई थी, यानी कि सबको वो अब जानने लग गई थी। अब वो पूछ रही है उन्हीं बेयरफुट जो बॉयज है, नंगे पैर चलने वाले, जो उनके साथ साहिब आलम के साथ जो घूमते रहते हैं लड़के, और वो खुद भी नंगे पैर ही चलता है, तो उनसे वो सवाल पूछती है, वाई आरंट यू वियरिंग चप्पल्स, तुम लोग चप्पल क्यों नहीं पहने हुए हो। आई आस्क्ड वन, मैंने किसी एक लड़के को, वन यानी एक लड़के के लिए बात हो रही है, मैंने एक लड़के को पूछा। तब वो कहता है लड़का, माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द शेल्फ, मेरी माँ जो है वो उनको अलमारी से नीचे नहीं लाती है। ही आंसर्स सिंपली, वो एकदम सीधे रूप से वो ये जवाब देता है, एकदम आसानी से, बड़े आसानी से वो जवाब देता है कि मेरी माँ जो है चप्पल तो है लेकिन अलमारी से उनको नीचे नहीं लाती है। तब दूसरा लड़का क्या कहता है, इवन इफ शी डिड, यदि वो ऐसा कर भी लेती थी तो ही विल थ्रो देम ऑफ, तो वो उसे फेंक देता है। यानी कि एक लड़का दूसरे लड़के की शिकायत वापस कर रहा है कि मान लो कि उसकी माँ यदि अलमारी से उन चप्पलों को उसके लिए ले भी आती तो भी वो नहीं पहनता और उनको फेंक देता। एड्स अनदर, ये बात एक अन्य लड़का जोड़ता है, हु इज वियरिंग शूज, जो कि जूते पहने हुए हैं, दैट डू नॉट मैच, जो कि किसी प्रकार से मैच नहीं कर रहे हैं, एकदम बेमेल से है, मैच नहीं है। When I comment on it, और जब मैं इस बात के ऊपर टिप्पणी करती हूँ तो क्या होता है, he shuffles his feet and says nothing, तो वो अपने पैरों को पीछे रगड़ता है, घसीटता है, शफल यानी घसीटना या रगड़ना, और कुछ भी नहीं बोलता है, and says nothing. I want shoes, मैं जूते चाहता हूँ, says a third boy, एक तीसरा लड़का बोलता है, who never owned a pair all his life, जिसने अपने जीवन में कभी भी एक जोड़ी जूता प्राप्त नहीं किया है, या उसके पास एक भी जोड़ी जूता नहीं है पूरे जीवन में, वो कहता है तीसरा बच्चा कि मैं एक जोड़ी जूता चाहता हूँ। ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री, आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट, ट्रैवलिंग यात्रा करना, ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश के अंदर यात्रा करने के दौरान, आई हैव सीन, मैं देख चुकी हूँ। ऑथर कह रही है कि पूरी यात्रा में पूरे देश की यात्रा करते हुए मैं ये बात देख चुकी हूँ कि आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट, मैं बच्चों को नंगे पैर देख चुकी हूँ। कहाँ पर, इन सिटीज, शहरों के अंदर, ऑन विलेज रोड्स, गांव की जो सड़कें होती है वहाँ पर, ये सब जगह मैं उन बच्चों को देख चुकी हूँ। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी, और ये जो है धन की कमी के कारण नहीं, बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट, बल्कि ये एक परंपरा है नंगे पैर रहने की। तो आपने देखा होगा गांवों के अंदर भी कई छोटी छोटी गलियां होती है, वहाँ पर कई लोग अपने घर के आसपास भी यदि चलेंगे तो नंगे पैर ही कई लोग आज भी चलते हैं। तो ये एक प्रकार से वो कह रही होता कि ये इसलिए नहीं कि वो पैसों की कमी के कारण उनके पास चप्पल नहीं है, बल्कि ये एक प्रकार से ट्रेडिशन है बेयरफुट रहने की, नंगे पैर रहने की एक परंपरा है। तो इज वन एक्सप्लेनेशन, ये एक प्रकार का एक स्पष्टीकरण हो सकता है। ठीक है, ऑथर ये कह रही है। फिर वो वापस एक सवाल और कर रही है, आई वंडर इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज, और मुझे बड़ा आश्चर्य होता है क्या यही एक एक्सक्यूज है, क्या यही एक बहाना है, टू एक्सप्लेन अवे, समझाने के लिए, व्हाट,
अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, परपेचुअल मीन्स लंबे समय तक, चिर स्थायी, स्टेट यानी अवस्था, पॉवर्टी यानी गरीबी। तो क्या चिर स्थायी रहने वाली ये जो हमारे आसपास जितनी भी गरीबी है उसको समझाने के लिए क्या यही एक बहाना है कि लोग ऐसा कह दे कि भाई ये चप्पल क्यों नहीं पहनता, तो हर कोई ऐसा कहने लग जाएगा कि नहीं ये तो परंपरा है। लेकिन असलियत ये नहीं है। मतलब कुछ लोग हो सकते हैं नंगे पैर रहने की आदत हो सकती है, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसे भी नहीं है चप्पल खरीदने के लिए, तो ये उनकी एक मजबूरी है। यानी कि ऑथर यहाँ पर पॉवर्टी को शो कर रही है कि वापस इस लाइन को देखिए, इट इज नॉट लैक ऑफ मनी, ये धन की कमी के कारण नहीं है, बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट, कि जो लोग नंगे पैर रह रहे थे वो इस कारण से नहीं कि उनके पास पैसा नहीं है, बल्कि नंगे पैर चलना एक प्रकार से उनकी परंपरा है। ये एक स्पष्टीकरण हो सकता है या यह एक प्रकार का स्पष्टीकरण है, लेकिन ऑथर इसके साथ ये भी वंडर कर रही है, बड़ा आश्चर्य कर रही है कि क्या ये जो लंबे समय तक रहने वाली जो ये गरीबी है इसको समझाने के लिए क्या यही एक बहाना है। बहाना कौन सा, कि ये भाई ट्रेडिशन है नंगे पैर चलने की, तो क्या यही एक बहाना है। नेक्स्ट आगे, आई रिमेंबर अ स्टोरी अ मैन फ्रॉम उडुपी वंस टोल्ड मी, मुझे याद है कि एक कहानी के बारे में जो एक व्यक्ति ने मुझे, जो कि उडुपी का रहने वाला, उडुपी एक जगह का नाम है, वहाँ का रहने वाला जो लड़का उसने मुझे बताई थी। क्या थी वो स्टोरी, एज ए यंग बॉय, एक छोटे बच्चे के तौर पर, यंग बॉय के तौर पर, ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल, वो स्कूल जाया करता था, पास्ट यानी पास में से होकर, किसके, एन ओल्ड टेम्पल, एक पुराने मंदिर के पास में से होकर के वो स्कूल जाया करता था। वेयर हिज फादर वॉज अ प्रीस्ट, जहाँ पर उसके पिताजी एक पुजारी थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली, और वो थोड़ी समय के लिए, ब्रीफली यानी थोड़े समय, यहाँ पर समय की बात हो रही है, तो वो थोड़े समय के लिए वहाँ पर रुकता था। कहाँ पर, एट द टेम्पल, उस मंदिर पर, एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज, और एक जोड़ी जूते के लिए भगवान से प्रार्थना भी करता था क्योंकि उसके पास जूते नहीं थे। 30 years later, और उस बात के 30 वर्षों बाद में, आई विजिटेड हिज टाउन, मैं उस, मेरे जिसने मुझे ये कहानी बताई थी, जिस लड़के ने बताई थी, उसके गांव में मैंने यात्रा की, एंड द टेम्पल, और उस टेम्पल पर, वो जो मंदिर था जिसके बारे में वो कहा करता था कि भाई मैं स्कूल जाता था तो वो टेम्पल में भगवान से प्रार्थना करता था कि हे भगवान मुझे एक जोड़ी जूता दे दो, तो उस टेम्पल पर भी मैं गई, जो कि कैसा है, विच वॉज नाउ ड्राउन्ड इन एन एयर ऑफ डिजोलेशन। डिजोलेशन का मतलब होता है वीरान, सुनसान, जो कि अब एकदम से सुनसान पड़ा हुआ है। ठीक है, वैसे ड्राउन का मतलब होता है डूबा हुआ, यानी पूरा एक ही मतलब इसका, सुनसान पड़ा हुआ है, वीरान सा। इन द बैकयार्ड, और बैकयार्ड में यानी कि पीछे की साइड में, टेम्पल के पीछे की साइड में, वेयर लिव्ड द न्यू प्रीस्ट, अब चूंकि यहाँ पर एक नया पुजारी रहता था, देयर वर रेड एंड व्हाइट प्लास्टिक चेयर्स, वहाँ पर अब रेड कलर की, लाल और व्हाइट सफेद कलर की प्लास्टिक की चेयर्स थी। अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म, और एक छोटा सा बच्चा जो कि एक ग्रे कलर की यूनिफॉर्म पहने हुए था, वियरिंग सॉक्स एंड शूज, जो कि जुराबे और जूते पहने हुए था। अराइव्ड, अराइव्ड यानी पहुंचा वो लड़का, पैंटिंग यानी हाफते हुए, एंड थ्रू हिज स्कूल बैग, और अपना जो स्कूल का बैग है, बस्ता है, उसको फेंकते हुए, कहाँ पर, ऑन अ फोल्डिंग बेड, जो कि फोल्ड होने वाला जो बेड होता है, बिस्तर होता है, उसके ऊपर फेंकते हुए एक लड़का वहां पर आया। लुकिंग एट द बॉय, उस बच्चे की तरफ देखते हुए, आई रिमेंबर, ऑथर कह रही है मुझे याद आई वो बात, कौन सी, आई रिमेंबर्ड द प्रेयर, मुझे वो जो प्रार्थना है, वो जो प्रेयर है याद आई, अनदर बॉय हैड मेड, जो कि उस पुराने बच्चे ने की थी, टू द गॉडेस, भगवान से यानी देवी से, व्हेन ही हैड फाइनली गॉट अ पेयर ऑफ शूज, जब अंततः उसे एक जोड़ी जूते मिल गए थे। और जो उसने प्रार्थना की थी भगवान से, क्या प्रार्थना की थी, लेट मी नेवर लूज देम, कि हे भगवान मैं अब इन जूतों को कभी ना खोऊं, तो ऐसी उसने प्रार्थना की थी। तो मुझे उस बच्चे की वो जो प्रार्थना थी वो याद आ गई, उस लड़के को देखते हुए। अभी जब मैं गई 30 वर्ष बाद में और उस लड़के को देखा, दूसरे लड़के को देखा, मतलब एक नया पुजारी वहां पर आया हुआ है और उसके बेटे को मैंने सॉक्स और शूज पहनते हुए देखा, तब मुझे उस पुराने बच्चे की याद आई, जो कभी उसने कहानी सुनाई थी कि जब वो छोटा बच्चा था और उसके पास जूते नहीं थे, तो वो स्कूल जाता था तो मंदिर में देख करके प्रार्थना करता था, और जब उसके पास फाइनली जूते आ गए थे, तब उसने और प्रार्थना की थी भगवान से कि हे भगवान अब मैं इन जूतों को कभी ना खोऊं।
द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, और भगवान जो देवी थी वह उस मंदिर की, उन्होंने उसकी प्रार्थना जो थी उसको सुन लिया था। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट नाउ वोर शूज, यंग बच्चे जो होते हैं, जो जवान बच्चे होते हैं, लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट, उस पुजारी के बच्चे की भांति जो बच्चे होते हैं, नाउ यानी अब, वोर पहने हुए थे, शूज, अब वो शूज पहनते थे। बट मैनी अदर्स लाइक द रैग पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूलेस, अब वो बता रही है, पॉइंट आउट कर रही है, बट मैनी अदर्स, लेकिन ऐसे कई सारे अन्य जो लोग हैं, किसकी भांति, लाइक द रैग पीकर्स, रैग पीकर यानी कचरा बीनने वाले या कचरे के अंदर कुछ ढूंढने वाले जो लोग होते हैं उनको रैग पीकर कहते हैं। तो साहिब वही था, साहिब भी क्या था, एक रैग पीकर था। तो बट मैनी अदर्स लाइक द रैग पीकर्स इन माई नेबरहुड, लेकिन मेरे पड़ोस में ऐसे कई ऐसे लोग हैं जो कि कचरा बीनने का काम करते हैं, वो अभी रिमेन यानी रहे हैं कैसे, शूलेस, बिना जूतों के हैं। तो देख लीजिए इतने वर्ष हो गए, यानी ऑथर बताना चाह रही है कि इतना टाइम हो गया, 30-35 साल हो गए, लेकिन अभी भी जो हमारी कंडीशन है, हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन है हमारी कंट्री की, वो अभी भी अच्छी नहीं है, और लोगों को अभी भी ज़रूरत है ऐसी चीज़ों की, और कई लोग मजबूरी के वजह से नंगे पैर रहते हैं। इसलिए नहीं कि वो परंपरा के हिसाब से वो बोल दें कि ये एक एक्सक्यूज बहाना बता देंगे कि ये भाई हमारे नंगे पैर रहने की परंपरा है, नहीं, वाकई में स्थिति ये है कि ऐसे भी लोग हैं जिनके पास अभी पैसे नहीं है जूते खरीदने के लिए या चप्पल खरीदने के लिए। अब साहिब कहाँ पर रहता है, उस जगह की स्थिति बताई जाएगी इस नए पैराग्राफ में। तो हम आगे बढ़ते हैं। माई एक्वेंटेंस विद द बेयरफुट रैग पिकर्स, मेरा जो परिचय है, मेरी जो जान पहचान है, एक्वेंटेंस का मतलब होता है जान पहचान, तो मेरी जो जान पहचान है किसके साथ, विद द बेयरफुट रैग पिकर्स, जो ये नंगे पैर रहने वाले रैग पिकर्स होते हैं, इनके साथ जो मेरी जान पहचान है, ये इस जान पहचान ने लीड्स मी, मुझे आगे बढ़ाया, कहाँ पर, टू सीमापुरी, सीमापुरी एक जगह है, वहां पर मुझे आगे बढ़ाया, यानी कि मैं वहां पर गई। अ प्लेस ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली, एक ऐसा स्थान जो कि दिल्ली की पेरिफेरी यानी कि परिधि पर था। येट माइल्स अवे फ्रॉम इट, मेटाफोरिकली, बहुत अच्छा लिखा है, देखिए मेटाफोरिकली का मतलब अलंकार की दृष्टि से, उपमा की दृष्टि से। तो देखो इसने एक लाइन बोली है कि दिल्ली की परिधि पर ही है, दिल्ली सिटी, दिल्ली एक एडवांस सिटी है, तो दिल्ली की परिधि पर ही एक ऐसी जगह है सीमापुरी। फिर वो साथ में ये भी कह रही है येट माइल्स अवे, लेकिन फिर भी अभी बहुत मीलों की दूरी पर है। ऐसा क्यों कहा, क्योंकि दिल्ली एक डेवलप्ड सिटी है, तो ऑब्वियसली ऐसा हम समझ सकते हैं कि वहाँ पर सारी चीज़ें जो लोगों को मिल सकती है, जरूरत की चीज़ें, लेकिन इसने एक प्रकार से सेटायर भी किया है कि अभी भी बहुत दूर है दिल्ली से वो, येट माइल्स अवे फ्रॉम दिल्ली, यानी कि दिल्ली जैसी स्थिति आने में उस जगह को बहुत समय लगेगा। तो एक प्रकार से उसने अलंकार के रूप में ये बात बोली है। Those who live here are squatters, और वे लोग जो यहाँ पर रहते हैं, इस जगह पर रहते हैं, वो स्क्वैटर्स है, यानी कि इलीगल रेजिडेंट्स है, यानी कि अवैध निवासी है, स्क्वैटर्स, who came from बांग्लादेश back in 1971, जो कि 1971 के समय से बांग्लादेश से आए थे। साहिब्स फैमिली इज अमंग देम, साहिब का जो परिवार है वो उनमें से ही एक है, यानी कि साहिब का परिवार भी सीमापुरी में ही रहता था। सीमापुरी वॉज देन अ विल्डरनेस, तब उस समय, पुरानी जब बात थी, जब ये लोग आए थे, उस समय ये जो जगह है सीमापुरी, ये एक प्रकार से विल्डरनेस थी, यानी कि एकदम सुनसान था, वीरान था। इट स्टिल इज, और ये अभी भी है, बट इट इज नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन ये खाली नहीं है, बस मतलब भरा हुआ लोगों से। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड, और जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके जो मकान बने हुए हैं, मड यानी मिट्टी के कच्चे जो मकान बने हुए हैं, विद रूफ्स ऑफ टीन एंड टार्पोलिन, और उनकी जो छतें हैं वो टीन एक मेटल होता है, टार्पोलिन और टीन के जो मेटल होते हैं उनसे उनका जो रूफ है, जो छत है वो ढकी हुई है ऐसे मकानों की। डिवॉइड ऑफ सीवेज, ड्रेनेज और रनिंग वाटर, जो कि डिवॉइड यानी रहित है, किसके रहित है, सीवेज यानी कि मल निकासी वाला जो पानी होता है उससे रहित है, ड्रेनेज जो कि जल निकासी होती है नालियों के रूप में उसके रहित है, और रनिंग वाटर, और जो पीने योग्य पानी होता है उसके रहित वो जगह है। और वो जो जगह है वहाँ पर क्या है, लिव 10,000 रैग पिकर्स, वहाँ पर 10,000 रैग पिकर्स रहते हैं, यानी कि पूरी उनकी आबादी है सीमापुरी में, सब रैग पिकर्स ही रहते हैं, कचरा बीनने वाले लोग ही रहते हैं, और उनकी आबादी 10,000 के आसपास है। They have lived here for more than 30 years without an identity, और वे यहाँ पर 30 वर्ष से भी ज़्यादा समय से यहाँ पर बिना किसी आइडेंटिटी के, बिना किसी
परिचय के यहाँ पर रहते हैं, विदाउट परमिट्स, बिना किसी आज्ञा के, बट विद राशन कार्ड्स, लेकिन राशन कार्ड्स उनके पास है, राशन कार्ड है, दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर्स लिस्ट, जिसके कारण से उनका नाम वोटर लिस्ट में आ जाता है, एंड एनेबल देम, और उनको समर्थ बनाता है, टू बाय ग्रेन, जो उनको समर्थ बनाता है अनाज खरीदने को लेकर के उनको समर्थ बना देता है। तो उनके पास और कोई आइडेंटिटी नहीं है, उनके पास परमिट भी नहीं है, लेकिन एक राशन कार्ड जरूर है, और उस राशन कार्ड की वजह से उनका नाम वोटर लिस्ट में आ जाता है, और सरकार की जो भी योजनाएं होती है तो वो जो भी ग्रेन होते हैं, अनाज होते हैं, उसको खरीदने में वो सक्षम हो जाते हैं। फूड इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी। तो ये उस ऑथर ने लाइन लिखी है कि जो भोजन है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है फॉर सर्वाइवल, यानी जीने के लिए, किसकी तुलना में, देन एन आइडेंटिटी, आइडेंटिटी यानी परिचय, पहचान, पहचान की तुलना में या परिचय की तुलना में जो फूड है, भोजन है, वो इन लोगों के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है सर्वाइवल के लिए, जीवन को चलाए रखने के लिए। अब एक स्टेटमेंट आता है वही उन्हीं लोगों में से, इफ एट द एंड ऑफ द डे, यदि दिन के अंत में, वी कैन फीड आवर फैमिलीज एंड गो टू बेड विदाउट एन एक्टिंग स्टोमक, उनमें से एक स्टेटमेंट आ रहा है कि यदि, इफ एट एन एंड ऑफ द डे, यदि दिन के अंत में, वी कैन फीड आवर फैमिलीज, हम अपने परिवारों को यदि भोजन करा सके, एंड गो टू बेड, और बिस्तर पर जा सके रात को, विदाउट एन एक्टिंग स्टोमक, बिना पेट में दर्द हुए, यानी कि भरपेट खाना खाने के बाद यदि हम पहुंच जाए अपने बिस्तर पर, तो वी वुड रादर लिव हियर, तब हम यहाँ पर ही रहना चाहेंगे, देन इन द फील्ड्स, बजाय उन खेतों के, दैट गेव अस नो ग्रेन, जिन्होंने हमें कोई भी अनाज नहीं दिया, से अ ग्रुप ऑफ वीमेन इन टैटर्ड साड़ीज, और ये बात कौन कहती है, एक फटी हुई साड़ी के अंदर जो एक महिलाओं का समूह है, ये समूह है वो ऑथर से बात कह रही है कि यदि दिन के अंत में यदि हमें भरपेट खाना मिल जाए और हम अपने परिवार को अच्छे से खाना खिला दें और बिना पेट की शिकायत के यदि हम बिस्तर पर चले जाए, तो हम यहाँ पर रहना पसंद करेंगे, सिवाय उन खेतों के जिन्होंने हमें कोई भी अनाज नहीं दिया। मतलब बांग्लादेश, ढाका में से वो लोग आए थे, उसकी बात हो रही है। और ये जो बात कही है, ये ग्रुप ऑफ वीमेन ने, ये एक महिलाओं का समूह है, उन्होंने ये बात कही है, जो कि फटी हुई साड़ी पहने हुए हैं। When I asked them, जब मैंने उनसे पूछा या जब मैं उनसे पूछती हूँ कि why they left their beautiful land of green fields and rivers, कि उन्होंने अपनी जो सुंदर भूमि है, हरी भरी और नदियों वाली जो भूमि है, उनको क्यों छोड़ा, तब उन्होंने ये जवाब दिया था, wherever they find food, जहाँ कहीं भी वे फूड यानी भोजन उनको मिल जाता है, दे पिच देयर टेंट्स, वे अपना जो तंबू है वहीं पर गाड़ देते हैं, पिच यानी लगाना, गाड़ना, देयर टेंट्स अपना तंबू, दैट बिकम ट्रांजिट होम्स, जो उनका एक प्रकार से ट्रांजिट होम बन जाता है, यानी कि अस्थायी निवास बन जाता है। चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम, बच्चे इन्हीं के अंदर बड़े होते हैं, बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, और जीवन चलाने के लिए ये एक प्रकार से भागीदार बन जाते हैं ये बच्चे। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग टिकिंग, और सीमापुरी के अंदर सर्वाइव करने का अर्थ है, जीवन को चलाए रखने का अर्थ है, आपको क्या करना पड़ेगा, रैग टिकिंग, यानी कि कचरा बीनने का ही काम करना पड़ेगा। थ्रू द ईयर्स, और कई वर्षों से, इट हैज एक्वायर्ड द प्रोपोर्शंस ऑफ अ फाइन आर्ट, और ऐसा करते हुए, कई वर्षों तक ऐसा करते हुए ये एक प्रकार से निपुण हो गए हैं, ये इस प्रकार की कला के अंदर बहुत ही ज़्यादा निपुण हो गए हैं, क्योंकि उनको पता चल जाता जल्दी से कि कचरे के अंदर कोई भी चीज़ जो इम्पोर्टेंट उनको लगती है वो फटाफट उनको मिल जाती है, क्योंकि उनको प्रैक्टिस है। गार्बेज टू देम इज गोल्ड, और कचरा उनके लिए एक प्रकार से सोना है। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, ये इनकी दैनिक ब्रेड है, रोटी है। अ रूफ ओवर देयर हेड्स, और उनके सिर के ऊपर छत का काम करती है। इवन इफ इट इज़ अ लीकिंग रूफ, चाहे वो एक लीक करती हुई जिसमें से पानी टपकता हो, वो रूफ क्यों ना हो, बट फॉर अ चाइल्ड इट इज इवन मोर, बल्कि एक बच्चे के लिए ये जो है और भी कुछ ज्यादा है। आई समटाइम्स फाइंड अ रूपी इवन अ 10 रूपी नोट, साहिब सेज, साहिब कहता है कि मैं कई बार समटाइम्स मुझे 1 रुपया मिल जाता है, और यहाँ तक कि एक 10 रुपये का नोट भी मिल जाता है। और ये कहते हुए हिज आईज लाइटिंग अप, उसकी आंखें एकदम चमक उठती है।
When you can find a silver coin in a heap of garbage, और यदि आपको एक सिल्वर का कॉइन, एक चांदी का कोई सिक्का उस कचरे के ढेर में यदि मिलता है तो you don't stop scrounging, तो आप उसे ढूंढना बंद नहीं करते हो और आपको एक जिज्ञासा होती है, क्योंकि आपको एक इंपॉर्टेंट चीज मिल गई तो आप उसको और खोजना शुरू करते हो कि शायद और कुछ मिल जाए और इससे भी कोई ज्यादा कीमती चीज मिल जाए। तो यू डोंट स्टॉप स्काउंटिंग, तो आप उसको खोजना बंद नहीं करते हो। फॉर, क्योंकि देयर इज होप ऑफ फाइंडिंग मोर, क्योंकि उसमें एक उम्मीद जगी रहती है, एक उम्मीद बंदी रहती है कि और कोई अच्छी चीज खोजने की आप में उम्मीद होती है। इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन, और ऐसा प्रतीत होता है कि बच्चों के लिए गार्बेज हैज अ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स, कि गार्बेज यानी कचरे का जो अर्थ है वो अलग है फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स, जो कुछ उनके माता पिता का उस गार्बेज के प्रति जो मीनिंग है उसकी तुलना में बच्चों के लिए जो गार्बेज का जो अर्थ है वो भिन्न है, अलग है। फॉर द चिल्ड्रन इट इज रैप्ड इन वंडर, बच्चों के लिए ये एक प्रकार से रैप यानी लपेटा हुआ है। वंडर, आश्चर्य वाली कोई ऐसी चीज है जो कि लपेटी हुई है, एक कौतूहल वाली चीज है। बच्चे को एक सरप्राइज रहता है कि इसके अंदर क्या हो सकता है, एक उत्सुकता होती है। लेकिन फॉर द एल्डर्स के लिए इट इज अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल, लेकिन एल्डर्स के लिए ये एक प्रकार से जीवन जीने का जरिया होता है। वन विंटर मॉर्निंग, एक सर्दी की सुबह, ऑथर कह रही है आई सी साहिब, मैंने साहिब को देखा स्टैंडिंग बाय द फेंस गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब, पड़ोस के ही किसी क्लब के एक तारबंदी किया हुआ, फेंस यानी तारबंदी किया हुआ एक जो गेट है वहां पर मैंने साहिब को वहां पर खड़े होते हुए देखा, जो कि क्या कर रहा था, वॉचिंग टू यंग मैन, दो नौजवानों को देख रहा था, ड्रेस्ड इन व्हाइट, जो कि व्हाइट कलर की पोशाक पहने हुए थे और क्या कर रहे थे, प्लेइंग टेनिस, और टेनिस खेल रहे थे। आई लाइक द गेम ही हम्स, और साहिब है वो गुनगुनाते हुए कहता है, हम यानी गुनगुनाना, और ऑथर को कहता है गुनगुनाते हुए कहता है कि मुझे ये गेम पसंद है। कंटेंट टू वॉच इट, और इसको देख करके संतुष्ट है। स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, उस तारबंदी की हुए जो जगह है वहां से पीछे की साइड में खड़े होते हुए वो उस गेम को देख करके संतुष्ट है। आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज अराउंड, और मैं अंदर जाता हूँ जब कोई भी यहाँ पर आसपास नहीं होता है। ही एडमिट्स, इस बात को वो स्वीकार करते हुए ऑथर को कहता है। द गेट कीपर लेट्स मी यूज द स्विंग, और उसका जो गेट कीपर है वो ये भी कहता है ऑथर को कि उस क्लब का जो गेट कीपर है वो मुझे झूला झूलने की इजाजत भी देता है। उसके अंदर कोई झूला होगा तो उसको स्विंग यानी झूले को झूलने के लिए भी देता है गेट कीपर। साहिब टू इज वियरिंग टेनिस शूज, साहिब भी टेनिस के जो शूज है वो पहने हुए था। दैट लुक स्ट्रेंज, जो कि बड़े विचित्र लग रहे थे। ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट, उसका जो बेमेल कमीज थी, शर्ट था, उसके ऊपर वो जूते एकदम से अजीब से लग रहे थे और उस प्रकार के शूज उसने पहने हुए थे। एंड शॉर्ट्स, और शॉर्ट्स यानी जो पायजामा होता है वो पहना हुआ था। अब वो कह रहा है, साहब कह रहा है, समवन गेव देम टू मी, किसी ने मुझे ये दिए थे। ही सेज इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, और एक प्रकार से एक्सप्लेन करने के लिहाज से या स्पष्टीकरण देने के लिहाज से साहब कहता है कि किसी ने मुझे ये जूते दिए थे। द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज ऑफ सम रिच बॉय, और यह बात कि ये जो जूते थे एक प्रकार से किसी धनी बच्चे के द्वारा डिस्कार्ड किए गए थे यानी कि त्यागे गए थे। Who perhaps refused, जिसने संभवतः मना कर दिया था, to wear them, उनको पहनने से, because of a hole in one of them, क्योंकि उनमें से किसी एक जूते के अंदर छेद था। तो संभवतः ये जूते वो थे किसी ऐसे धनी बच्चे के थे जिसने संभवतः उन जूतों के अंदर एक होल होने के कारण, एक छेद होने के कारण त्याग दिए थे, तो वही जूते या फेंक दिए थे। तो उन्हीं जूतों को साहब पहना हुआ था और वो बता रहा है कि इन सब चीजों को बता रहा है कि किसी ने मुझे ये दिए थे। तो ये जो बात है डज नॉट बोदर हिम, इस बात से उसे कोई परेशानी नहीं होती है कि इसके अंदर छेद है कि क्या है, उसके लिए तो बहुत बड़ी बात है साहब के लिए कि जूते नसीब हो गए। फॉर वन हु हैज वॉक्ड बेयरफुट, एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा लड़का जो कि बेयरफुट रहा है, नंगे पैर चला है। इवन शूज विद अ होल, यहाँ तक कि एक ऐसा जूता जिसके अंदर होल हो, छेद हो,
ऐसे बच्चे के लिए ऐसा जूता इज अ ड्रीम कम ट्रू, एक प्रकार से सपना सच होने के बराबर है। बट द गेम ही इज वॉचिंग सो इंटेंटली, लेकिन वह गेम, वह जो खेल है जिसको वो बड़ी ही उत्सुकता से देख रहा था, इज आउट ऑफ हिज रीच, वो उसकी समझ के बाहर था, उसकी समझ के परे था। दिस मॉर्निंग साहेब इज ऑन हिज वे, एक सुबह साहेब जो है वो अपने रास्ते पर था, टू द कहाँ पर, मिल्क बूथ, एक मिल्क जो जहाँ पर दूध मिलता है उस बूथ की तरफ वो उस रास्ते पर जा रहा था। और इन हिज हैंड इज अ स्टील कैनिस्टर, और उसके हाथ में एक बहुत बड़ा ड्रम, स्टील का एक ड्रम, कैनिस्टर यानी कैनिस्टर कहते हैं हिंदी में, कैनिस्टर कहते हैं, और कैनिस्टर यानी कि एक बहुत बड़ा स्टील का ड्रम उसके हाथ में था। और वो बोल रहा है, आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड, मैं रोड के उस पार, मैं एक टी स्टॉल यानी कि एक चाय का जो ठेला है वहां पर काम करता हूँ। ही सेज, साहब ऐसा कहता है, पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, दूरी की तरफ इशारा करते हुए ऑथर को बताता है कि मैं वो जो टी स्टॉल है वहां पर मैं काम करता हूँ। आई एम पेड 800 रुपीज एंड ऑल माई मील्स, और मुझे 800 रुपये मिलते हैं और इसी के साथ जो भी मेरा खाना है वो मुझे मिलता है। तब मैं ऑथर उससे पूछती है, डज ही लाइक द जॉब, क्या वो इस जॉब को, इस काम को पसंद करता है। आई आस्क, ऐसा मैं पूछती हूँ। तब क्या होता है उस समय, हिज फेस आई सी, तब मैं देखती हूँ कि उसका जो चेहरा है, हैज लॉस्ट द केयर फ्री लुक, उसका जो चेहरा है वो केयर फ्री लुक यानी कि बेपरवाह रहने का जो एक प्रकार से उसके अंदर लुक था, वो एकदम से खोया हुआ था। यानी कि पहले जब वो काम नहीं करता था इस जगह और एकदम स्वतंत्र रूप से पहले कचरा बीनने का काम करता था, तब एकदम फ्री होकर के काम करता था, लेकिन अभी उसके चेहरे पर मैं देखती हूँ कि वो जो केयर फ्री लुक है वो अब खो चुका था। द स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग, और ये जो स्टील का जो कैनिस्टर है या ड्रम है वो ऐसा प्रतीत होता है कि वो प्लास्टिक के उस बैग से ज़्यादा भारी है जो कि ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर, जो कि वो बहुत हल्के से अपने शोल्डर के ऊपर, अपने कंधे के ऊपर रखा करता था। उस बैग को बहुत हल्का था और कचरा बीनने का काम करता था, तो कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ होती थी वो उसके अंदर डालता था। तो ऑथर कह रही है कि अब मैं इस बात, ऐसा प्रतीत होता है कि वो जो स्टील का कैनिस्टर जो अब वो लेकर के जा रहा है वो उस प्लास्टिक बैग से जो कि वो अपने शोल्डर पर रखा करता था उससे बहुत ज़्यादा भारी था। द बैग वॉज हिज, और उस समय जब वो ये काम करता था कचरा बीनने का, तो उस समय जो प्लास्टिक का बैग था वो उसका स्वयं का था, लेकिन द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन, लेकिन ये जो स्टील का जो ड्रम है वो उस व्यक्ति का है हु ओन्स द टी शॉप, जो उस चाय का जो ठेला है उसका मालिक है। और साहिब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, अब साहिब जो है वो अब अपनी मर्जी का मालिक नहीं रह गया था। तो ये साहिब की स्टोरी है। ऑथर क्या बताना चाहती है इसके बारे में कि देखिए कितनी पैसों के लिए इंसान को कितना कुछ करना पड़ता है। एक बच्चा जिसको स्कूल जाना चाहिए, उसके पास पैसे नहीं है, तो वो क्या काम करता है, अपना जीवन चलाए रखने के लिए कचरा बीनने का काम करता है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ होती है उसके अंदर वो ढूंढता है। और ऐसे बच्चे, ये एक प्रकार से सटायर भी है हमारी सोसाइटी के ऊपर, कि गवर्नमेंट के ऊपर स्पेशली, कि सरकार ऐसे बच्चों का, ऐसे परिवारों का ध्यान अभी भी नहीं रख पा रही है। तो ऐसे बच्चे अभी भी नंगे पैर चलते हैं और एक मजबूरी के कारण, मजबूरी क्या है, खाली पेट, अपना पेट भरना, और अपना पेट भरने के लिए वो क्या करते हैं, उनको बच्चों को काम करना पड़ता है। और जो अपना केयर फ्री रहने का जो लुक है, उनका एकदम स्वतंत्र रहने का जो उनका लुक है वो एकदम से गायब हो जाता है और उनको किसी के अंडर काम करना पड़ता है। तो ये साहिब की स्टोरी है। आई होप आपको ये वाला जो पार्ट है, इसके अंदर जो नेक्स्ट पार्ट है मुकेश की जो स्टोरी, हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और मैं ऐसे ही आपको वीडियोस और भी लाता रहूँगा। आपको ये लेसन समझ में आ गया है तो अच्छे से आप इसको सब्सक्राइब भी कीजिए और लाइक भी कीजिए, ताकि और भी अच्छे अच्छे वीडियोस मैं आपको टाइम टू टाइम अपलोड करता रहूँ। थैंक यू सो मच।